हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को फिर से जो अपवाह प्रतिरूप है उत्तर भारत का वो बताऊंगी और दक्षिण भारत के कौन कौन से अपवाह प्रतिरूप हैं वो अलग अलग बता करके जो बचे हुए अपवाह प्रतिरूप हैं उनकी डिटेल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत की नदियों का अपवाह प्रतिरूप, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप बनाया जाता है, क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप बनाया जाता है, खंडित अपवाह प्रतिरूप ये जो है आपकी मुख्य रूप से चंबल और बेतवा के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो चंबल और बेतवा हैं वो उद्गमित तो इधर दक्षिण के पठारी क्षेत्र से हो रही हैं, लेकिन आ रही हैं ये उत्तर की ओर, इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों में इसको माना जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन के द्वारा भी खंडित अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। फिर मालाकार अपवाह प्रतिरूप। मालाकार अपवाह प्रतिरूप जो है यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन के द्वारा बनाया जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, तो वो आपका मालाकार ही होगा। फिर अंतरस्थलीय अपवाह प्रतिरूप, ये भी आपके उत्तर भारत की नदियों के द्वारा बनेगा, क्योंकि लूनी नदी जब आती है तो बीच में ये जो आपका कक्ष का रण पड़ेगा वहाँ पर वो विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो भुरभुरी या कह सकते हैं कि जैसे मरुस्थली है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, जल उसमें रहता नहीं है, वो नीचे चला जाता है। इस वजह से लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण की नदी है और ये अंतरस्थलीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि कभी कभी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता के अलावा ऑप्शन में गंगा नदी भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो आपकी गंगा नदी है वो आपको भी पता है हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां। तो जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की अगर बात करें तो ये आपकी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो नदियां थीं ये इनके ओरिजिन से पहले ही बह रही थीं, अपना जल ला रही थीं। ठीक है, तो इनकी पूर्ववर्ती हुई कि नहीं हुई? ये सबसे पूर्ववर्ती हैं क्योंकि ये टेथिस सागर में जल डाल रही थी। फिर जो आपकी गंगा नदी है, जब उच्च हिमालय का निर्माण हो गया है उसके बाद आपकी गंगा नदी उद्गमित हुई है। तो अब अगर हम देखें तो उच्च हिमालय की तो ये पूर्ववर्ती होगी नहीं, मध्य हिमालय से ओरिजिन ही हो रही है, तो किसकी होगी? ये आपके शिवालिक की श्रेणियों से जो नदियां निकलेंगी उनकी पूर्ववर्ती होगी। क्लियर हो गया? यानी ये सेकंड क्रम की या सेकंड चक्र की नदी है। तो अगर ऑप्शन में आपके सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता प्लस गंगा दिया हो और इन नदियों को अलग से नहीं दिया है, तो आपका ये गंगा मिला के अगर ऑप्शन दिया है तो यही सही होगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता और गंगा है और दूसरे ऑप्शन में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता है, तो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता ही होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आईएएस में ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑप्शन में ये नदियां हैं और दूसरे ऑप्शन में ये नदियां प्लस गंगा है, तो आपको इन्हीं नदियों को टिक करना है, क्योंकि ये जो है वो उच्च हिमालय की या मध्य हिमालय की या आपकी शिवालिक श्रेणियां या हिमालय की उत्पत्ति से पहले टेथिस सागर को अपना जल दे रही थी। क्लियर हो गया? फिर क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये मुख्य नदी है
जो क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप कैसा प्रतिरूप है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। खंडित अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से अगर चंबल और बेतवा आता है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन है, तो आपका ये भी ऑप्शन में सही होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आईएएस में पूछा जाता है। और अगर अन्य एग्जाम की बात करें तो सीधे चंबल और बेतवा पूछ लिया जाएगा कि किस तरह के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। फिर मालाकार अपवाह प्रतिरूप, जैसा हमने बताया कि गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्माण होगा इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का। और सोन नदी, महानदी, कोसी, गंडक, घाघरा, रामगंगा, यमुना। ठीक है, अंतःस्थली लूनी कक्ष के रन में। तो उत्तर भारत की नदियों के अपवाह प्रतिरूप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह प्रतिरूप। तो अनुगामी अपवाह प्रतिरूप, ये जो दक्षिण भारत की नदी हैं उन्हीं की विशेषता है। क्लियर हो रहा है। तो दक्षिण भारत में क्या आएगा, अनुगामी अपवाह प्रतिरूप। और ये बनाती कौन सी नदी है, तो ये आपकी होगी नर्मदा, सोन और महानदी। फिर परवर्ती अपवाह प्रतिरूप, ये चंबल, केन, काली, सिंध, बेतवा, इनके द्वारा बनाया जाता है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, गंगा नदी भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाती है और महानदी के द्वारा भी बनेगा और कृष्णा नदी के द्वारा भी इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तर और दक्षिण दोनों की भारत की नदियाँ इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण कर रही हैं। फिर अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, ये आपकी नर्मदा और सोन नदियों के द्वारा इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये मुख्य विशेषता है। साथ में गंगा के द्वारा भी इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप, ये आपके समानांतर जो बह रही हैं पश्चिमी घाट की नदियां, उनके द्वारा इस प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुगामी, परिवर्ती मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह प्रतिरूप है, लेकिन जालीनुमा जो नदी है या आपकी अरीय या आप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है, ये उत्तर और दक्षिण भारत के नदियों के द्वारा बनाया जा रहा है। पादपाकार भी उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों के द्वारा बनाया जा रहा है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से दक्षिण भारत के जो नदियां हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं उनके द्वारा या जो अरब सागर में पश्चिमी घाट की नदियां जल डाल रही हैं उनके द्वारा इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। फिर उत्तर दक्षिण भारत की नदियों द्वारा बना अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से आपके दक्षिण और उत्तर भारत की नदियों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और दूध कोसी हैं। लेकिन इनकी ढलान भी किधर है, उत्तर की ओर ही है। ठीक है। फिर बात करते हैं अनुगामी अपवाह क्या होता है। जब कोई नदी धरातली ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी ये कह रहे हैं कि जब कोई नदी धरातली ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है तब अनुगामी अपवाह का निर्माण होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो है वो उद्गमित होती हैं और ढाल का ही अनुसरण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है तथा वे ढाल के अनुसार प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में गिरती हैं और अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब यहाँ हमें पता है कि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी हिमालय
कि उत्पत्ति से पहले ये नदियां बह रही थी, इसलिए ये पूर्ववर्ती हो गई और इन्होंने ढाल का अनुसरण नहीं किया। लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो ढाल का ही अनुसरण करेंगी, यानी हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं वो पूर्व की ओर जा रही हैं, यानी ये कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से जो निकलेंगी नदियां वो कहाँ जा रही हैं? अरब सागर। क्लियर हो गया? तो जो ढाल का अनुसरण कर रही हैं वो अनुगामी अपवाह का निर्माण करेंगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक नदी की जो विशेषता है वो उसी नदी की दूसरी विशेषता ना हो, ठीक है। फिर बात करते हैं परवर्ती अपवाह। जब नदियां अपनी मुख्य नदी के ढाल का अनुसरण करते हुए, यानी मुख्य नदी बह रही है और जो नदी है, सहायक नदी है, वो उसी मुख्य नदी की ढाल का अनुसरण करते हुए अपनी समकोण में आकर मिलती है, तब परवर्ती अपवाह निर्मित होता है। और दक्षिण के प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलकर गंगा तथा यमुना में जो मिलने वाली नदियां हैं, चंबल, केन, काली सिंध, बेतवा, इनके द्वारा परवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास किया जाता है। ये देखिए, काली सिंध, चंबल और पार्वती नदी, बेतवा नदी, और ये जो है किस तरह के अपवाह का निर्माण करेंगे? जैसे इनकी नदियां बह रही हैं सहायक, उसी के अकॉर्डिंग। फिर आयताकार अपवाह प्रतिरूप। विंध्य चट्टानों वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदियों ने आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया है। तो ये कहाँ की विशेषता है? विंध्य चट्टानों की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्य चट्टानों की नदियों की क्या विशेषता है, कि वो जो है नदियां आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेंगी, क्योंकि ये मुख्य नदी में मिलते समय चट्टानी संधियों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा समकोण पर आकर मिलती हैं। जो संधियां होंगी, जोड़ होंगे, उन्हीं के बीच से ये निकलेंगी और समकोण में आकर के मिलेंगी। इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो आयताकार अपवाह का निर्माण करती हैं। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यमुना मुख्य नदी है और इसकी सहायक कौन सी है? चंबल, सिंध। ये देखिए आयत बन रहा है, आयत बना कि नहीं बना? बेतवा आयत बना, केन, कूनो, देखिए एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत, ऐसे आयत दूर से देखने पे लगेगा ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण विंध्य चट्टानों वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों के द्वारा बनाया जाएगा। और ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये नदियाँ आपकी हैं, ये देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। फिर जालीनुमा अपवाह। जब नदियां पूर्णतः ढाल का अनुसरण करती हुई, यानी उनको कुछ करना ही नहीं है, जिधर ढाल है भाई उधर ही चलेंगे हम, ठीक है। तो पूर्णतः ढाल का अनुसरण करती हैं और ढाल में परिवर्तन के अनुसार उनके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये जालीनुमा अथवा स्वभावोद्भूत अपवाह प्रणाली का विकास कहलाता है। पूर्वी सिंह भूमि के प्राचीन वलित पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रणाली का विकास हुआ है। तो ये कहाँ की विशेषता है? पूर्वी सिंह भूमि के प्राचीन वलित पर्वत, यानी जहाँ पे प्राचीन वलित पर्वत हैं वहाँ पे जालीनुमा अपवाह का निर्माण होगा। यानी ऐसे जा रही है, दूसरी भी आके कैसे मिल रही है? ऐसे जाके मिल जा रही है, तीसरी ऐसे, चौथी आई ऐसे, तो ये ऐसे,
तो ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के दिखने लगेंगे। तो यही आपका क्या है, जालीनुमा दिखने लगेगा। तो ये कहाँ की विशेषता है, पूर्वी सिंहभूमि के प्राचीन वलित पर्वतीय क्षेत्र की। यानी जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उसे समकोण पर मिलती हों, यानी ऐसे बह रही हैं जैसे मुख्य नदी बह रही है, ऐसे बहते बहते ऐसे मिल जाए, फिर उनकी सहायक नदियां ऐसे मिल जाएं, फिर इसकी एक सहायक इधर से आई ऐसे मिल गई, तो होगा क्या, छोटी छोटी जालियों का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऐसे करके बनता चला जाएगा। तो ये जो है अपवाह प्रतिरूप का निर्माण जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। और ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूमि के प्राचीन वलित जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ की मुख्य विशेषता है। और उसी को स्वभावोद्भूत भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जालीनुमा बोले और चाहे ये स्वभावोद्भूत बोले तो एक ही चीज है। फिर अरे अपवाह, इसे अपकेंद्रीय अपवाह भी कहा जाता है। अपकेंद्र यानी केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो यानी ये बीच में कोई ऊंचा क्षेत्र है और उसके चारों ओर से नदियां निकल रही हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अपकेंद्रीय अपवाह। इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं और दक्षिण भारत के अमरकंटक पर्वत, अब मान लीजिए ये अमरकंटक पर्वत है, ठीक है, यहाँ से निकलने वाली जो नर्मदा है, नर्मदा, सोन और महानदी यहाँ से नहीं निकलती है। मान लीजिए ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र मिल गया तो यहाँ से लेकर के ये टर्न मार लेती है इधर। क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से यहाँ ऐसा लगता है कि कोई ऊंचा पोर्शन है, वहां से नदी निकल रही है, तो ये अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह कहलाता है। और ये कहाँ की विशेषता है, अमरकंटक पर्वत की। और कौन सी नदी यहाँ से निकल रही है, नर्मदा, सोन और महानदी। जैसे नर्मदा कहाँ चली जा रही है, आप पूर्व से निकल रही है, आप पश्चिम की ओर जा रही है। सोन कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ये कहाँ से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो इसलिए ये अरीय अपवाह का निर्माण करेगी। फिर पादपाकार अथवा वृक्षाकार अपवाह, जब नदियां सपाट या चौरस धरातल, सपाट धरातल है, बलखाती हुई नदी चली जा रही है, ठीक है। अब दूसरी भी नदी, क्योंकि ढाल ज़्यादा तो है नहीं कि बिल्कुल ऊपर से नीचे ही गिरना है, तो क्या होगा, दूसरी भी जो इसकी सहायक नदी आएगी बलखाते हुए वो भी मिलेगी। फिर इसकी जो उप सहायक होगी वो भी बलखाते हुए इससे मिल जाएगी। फिर इधर से भी कोई नदी आएगी उससे मिल जाएगी, इसकी कोई सहायक इससे मिल रही है। जैसे मान लीजिए इसको गंगा मान लीजिए, या गोदावरी मान लीजिए, या आप कावेरी मान लीजिए, या आप कृष्णा मानिए, ठीक है, कुछ भी मानिए। आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो नदियां हैं आपको लगेगा कि ये इनकी सहायक और इनकी उप सहायक जब करती हैं तो एक वृक्ष की तरह वो दिखने लगती हैं। तो इस तरह की नदियां जो है वो कहाँ की विशेषता है, जहाँ पे सपाट तथा चौरस धरातल होगा, ठीक है। सपाट या चौरस धरातल में प्रवाहित होनी चाहिए वो, और एक मुख्य नदी की धारा में मिलती हैं, तब इस प्रणाली का विकास होगा। और दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों द्वारा पादपाकार अपवाह का निर्माण किया जाता है। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो गंगा नदी इस तरह की विशेषता देगी, और दक्षिण भारत की नदियों की तो मुख्य विशेषता है, तो उसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आपकी मुख्य हैं। क्लियर हो गया?
फिर समानांतर अपवाह, पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलकर पश्चिम दिशा में तीव्र गति से बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा समानांतर अपवाह का निर्माण किया जाता है। अब अगर हम देखें इसको तो आपको भी पता है कि ये आपका पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर जा रही हैं और आपके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और ये ज़्यादा मात्रा में जल लाएंगी, ज़्यादा दूरी तक चलेंगी। लेकिन पश्चिमी घाट में क्या है कि तीव्र ढाल से नदियां गिरेंगी। भाई जगह थोड़ी है, ज़्यादा पानी लाई और समुद्र में डाल दिया। तो जहाँ पे तीव्र ढाल वाली नदियाँ होंगी वहाँ जो है समानांतर अपवाह का निर्माण होगा। उनको मुड़ने का, बल खाने का जगह ही नहीं मिलेगी। भाई वो तो सीधे ऊंचे से निकलेंगे नीचे समुद्र में, फिर निकली नीचे समुद्र में, तो उनको तो टाइम ही नहीं मिला गाद और मिट्टी इकट्ठा करने का, अपना जगह चेंज करने का। इस वजह से इस तरह की जो नदियां हैं वो समानांतर अपवाह का निर्माण करेंगी। और ये मांडवी हो गई, जावरी हो गई, शरावती हो गई, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, इन सब नदियों की ये विशेषता होगी। क्लियर हो गया? तो ये जो आपके प्रतिरूप हैं, अपवाह प्रतिरूप और आपका जो अपवाह तंत्र है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को करना क्या है कि इसको एक एक पॉइंट को सही से ध्यान रखना है। कौन सी नदी किस तरह के अपवाह का निर्माण करती है, इसको याद करना है। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। आगे मैं जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।